हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम आर्थिक भूगोल का टॉपिक डी बिटलैशी के कृषि प्रदेश का अध्ययन करेंगे। यानी डी बिटलैशी ने विश्व के सभी विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया है। उस सारा क्लासिफिकेशन, सारा कृषि प्रदेश का विभाजन हम यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डी बिटलैसी क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कृषि अध्ययन में कृषि प्रदेश की संकल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि प्रदेश यानी एग्रीकल्चर रीजन्स भूमि का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कृषि करने की दिशाओं तथा प्रतिरूप में व्यापक रूप से समानता मिलती है। यानी एक ऐसा रीजन जहाँ पर कृषि करने का पैटर्न, तरीका, वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा रही है और किस तरीके से वहाँ पे खेती हो रही है, ये चीज़ें अगर एक जैसी हो रही हैं तो हम उस पूरे रीजन को हम बोलेंगे कि ये एक सिंगल, एक इंडिविजुअल एग्रीकल्चर रीजन है। उसको हम दूसरे एग्रीकल्चर रीजन से, जहाँ पर फसलों का जो टाइप्स है, करने का जो तरीका है या फिर सिंचाई के साधन है, कुछ अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो हम उसको डिवाइड कर देंगे कि वो दूसरे प्रकार का रीजन है, दूसरा एग्रीकल्चर रीजन है। और जो एक यानी पूरे विश्व को अलग अलग रीजन्स में हम डिवाइड कर देंगे एग्रीकल्चर के बेस पे, ठीक है। समीपवर्ती क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से भिन्न होते हैं यानी जो कृषि प्रदेश होते हैं ये आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। कृषि प्रदेशों का सीमांकन, यानी हम कृषि प्रदेश की जो बाउंड्री है, जैसे अगर कोई एक एरिया है, ये इसमें एक ये रीजन है, वन रीजन, ये आपका सेकंड रीजन, ये आपका थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन एंड फिफ्थ रीजन। तो ये एक विशेष प्रकार का एग्रीकल्चर रीजन होगा। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की खेती की जा रही होगी सेकंड रीजन में, तथा तीसरे रीजन में कुछ विशेष प्रकार की खेती की जा रही होगी। यानी इन सब की बाउंड्री किसी विशेष प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बेसिस पे निर्धारित की गई है। अब ये किस मानदंड पे निर्धारित की जाती है वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कृषि प्रदेशों का जो सीमांकन है या बाउंड्री डिवाइड की जाती है वो फसल सहचर के बेस पे की जाती है, ठीक है। यानी फसल, पशुपालन, सहचर तथा फार्म क्रिया प्राविधियों के बेसिस पे की जाती है। अब फसल सहचर्य क्या होता है? फसल सहचर्य का अर्थ होता है कि कौन कौन सी फसलें एक साथ मिला के वहाँ खेती की जा रही है। यानी जैसे अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः गेहूँ, चावल, मक्का, गेहूँ, चावल, मक्का, इन सब, आलू, ठीक है। तो इन सब फसलों को एक साथ एक साल में उगाया जाता है, ठीक है। इन्हीं का जो पैटर्न है वो साइक्लिक फॉर्म में बदलता रहता है और इन्हीं को उगाया जाता है। जबकि हम किसी दूसरे रीजन की बात करें, जैसे राजस्थान वाले मरुस्थल वाले इलाकों की बात करें जहाँ पे वर्षा या सिंचाई के साधन उपयुक्त नहीं हैं, तो वहाँ की कृषि का जो पैटर्न होगा, वहाँ की कृषि को जो फसल सहचर्य होगा वो कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। जैसे राजस्थान वगैरह के जो एरिया हैं जहाँ पर वर्षा और सिंचाई के साधन नहीं हैं, तो वहाँ पर जो फसल होंगी वो कुछ उस टाइप की होंगी जिनके लिए पानी की आवश्यकता कम रहती है, जल की आवश्यकता कम रहती है। जैसे आपकी बाजरा की फसल होगी, बाजरा के साथ साथ और भी जैसे सरसों की फसल है, और भी वो ऐसी फसल नहीं होंगी, वहाँ पर आप धान नहीं कर सकते, वहाँ पे गन्ना नहीं उगा सकते, ठीक है। तो जो एक विशेष प्रकार का रीजन होता है वहाँ का फसल सहचर्य डिफरेंट टाइप का होगा, और दूसरे प्रकार का रीजन में फसल सहचर्य जो होगा वो डिफरेंट टाइप की होगी। सिंपल भाषा में एक रीजन में डिफरेंट टाइप्स की फसल उग रही होंगी, दूसरे रीजन में डिफरेंट टाइप की फसल उग रही होंगी। तो उस बेसिस पे हम एग्रीकल्चर रीजन को अलग अलग कर सकते हैं कि ये एक कृषि प्रदेश है, यानी नॉर्थ वेस्ट यूपी का एक कृषि प्रदेश हो गया, और आपका राजस्थान वाला जो एरिया है, एरिड रीजन है, वहाँ का एक दूसरा कृषि प्रदेश हो गया, ठीक है। इसी बेसिस पे हम फसल पशुपालन के बेसिस पे भी, यानी फसल और पशुपालन अगर साथ साथ हो रहा है तो वो एक डिफरेंट टाइप का कृषि प्रदेश हो गया, और जहाँ पर केवल फसल उगाई जा रही है तो वो डिफरेंट टाइप का कृषि प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये मानदंड हैं जिनके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर रीजन्स को। कृषि प्रदेशों का सीमांकन करने वाले विद्वानों में डी विटलेशी का उल्लेखनीय नाम है। इसके अतिरिक्त और भी विद्वान हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया है, एग्रीकल्चर रीजन्स दिए हैं। जैसे बुकानन बुकानन ने 1959 में दिया, गिलवर्ट ने आपके 1960 में, इसी प्रकार से रैकिटी निकोव ने 1962 तथा गिर्ग ने 1969 में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम किसी ने डिवाइड किया एग्रीकल्चर रीजन्स में, पूरे एग्रीकल्चर यानी पूरे विश्व को बांटा, तो वो थे डी विटलेसी। इन्होंने अपना एग्रीकल्चर रीजन्स का जो संकल्पना है ये इन्होंने 1936 में दी थी।
कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था 1936 में। और इनके जो मानदंड थे, जो इनके बेसिस थे, जो इनके आधार थे, वो कुछ इस प्रकार से थे। ठीक है। पहला इनका आधार था जिसके बेसिस पे उन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया, बांटा। तो वो था, पहला था कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध। ठीक है। ये इनका पहला बेस था जिस बेस पे इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को अलग अलग किया है। पहला, कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध। इसका मतलब होता है कि कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पाद, यानी अगर हम कृषि की बात करें, केवल एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर केवल खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता। एग्रीकल्चर का मतलब केवल फार्मिंग नहीं होती। एग्रीकल्चर में आप पशुपालन भी आता है, एग्रीकल्चर में मत्स्य पालन भी आता है, एग्रीकल्चर में बी कीपिंग भी आती है। ये सारी चीज़ें मिलकर एग्रीकल्चर कही जाती हैं। ठीक है। यानी ज़मीन के किसी हिस्से से कुछ भी प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वो एग्रीकल्चर कहा जाएगा। एग्रीकल्चर का जो अभी तक हम बहुत ही नैरो बेस में अर्थ निकाल लेते हैं, वो ये नहीं है कि केवल आप गेहूँ, चावल, जौ, इन सब की फसलें उत्पादन करना, केवल फसलों का उत्पादन करना केवल कृषि नहीं कहलाता। ठीक है। कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं क्रॉपिंग के साथ साथ। तो अर्थात ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। क्योंकि दोनों ही भूमि पर मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर निर्भर है, कृषि के लिए दोनों में पारस्परिक संबंध रहता है। यानी इनका जो पहला बेसिस रहा है वो कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध। इस बेसिस पे हम इन्होंने डिवाइड किया है बहुत सारे रीजन्स को, जहाँ पर कृषि और फसलों में पशुओं में पारस्परिक संबंध है, दोनों एक साथ खेती की जा रही है, उनकी दोनों की कृषि एक साथ की जा रही है, तो वो एक विशेष प्रकार का रीजन हो गया। दूसरे टाइप का रीजन जहाँ पर केवल कृषि की जा रही होगी, या फिर जहाँ पर केवल पशुपालन किया जा रहा होगा, या फिर कुछ और हो सकता है। ठीक है। इनका दूसरा बेस रहा है वो कृषि उत्पादन विधियां हैं। बिटलेसी का सेकंड बेस था कृषि उत्पादन की विधियां। ठीक है। यानी कृषि का जो उत्पादन किया जा रहा है वो किस किस विधियों से किया जा रहा है। क्या वहाँ पे पारंपरिक विधि से किया जा रहा है जिसमें कोई भी मैकेनाइज्ड फॉर्म में मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं किया जा रहा, मशीन्स का यूज नहीं किया जा रहा, या कोई भी HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज नहीं किए जा रहे, फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जा रहे, या फिर कोई कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो रहा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं। तो ये कृषि उत्पादन की जो विधियाँ हैं, किस तरीके से कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, इस बेसिस पे भी अलग अलग रीजन्स में पूरे विश्व को डी विटलेसी ने डिवाइड किया है। तो ये इनका सेकेंड बेस हो गया। इसी तरीके से इनका जो तीसरा बेस, तीसरा आधार है, वो है कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। यानी कृषि में कितनी, कौन सी कृषि में किस टाइप का पूंजी लगाई जा रही है। पूंजी का मतलब पैसा। ठीक है, कैपिटल। तो कितना कैपिटल लगाया जा रहा है, कहाँ पर कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा हो रही है कृषि में, कौन से कृषि प्रदेश में कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता है, या कहाँ पे कैपिटल की कम आवश्यकता पड़ रही है। इसी की तरह श्रम की आवश्यकता, कहाँ कहीं किसी कृषि में लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कहीं पर लेबर कम चाहिए होती है। तो उस टाइप से भी हम एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया है डी विटलेसी ने। ठीक है। तो इनका तीसरा बेस हो गया कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट इनका बेस है वो है कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप। यानी जो कृषि से उत्पादन हो रहा है वो किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं लोग। ठीक है। जैसे इस तरीके से कहीं पर होता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है, यानी जितना भी कृषि से उत्पादन किया जाता है वो केवल मार्केटिंग के लिए किया जाता है, मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ फसलों का उत्पादन किया जाता है, उनको केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। तो कहीं पर खेती जीवन निर्वाह करने के लिए होगी, कहीं पर खेती, कहीं पर कृषि आपकी व्यापार के लिए होगी। ठीक है। तो उस बेसिस पे भी इन्होंने डिवाइड किया है एग्रीकल्चर रीजन्स को। तो ये चौथा बेस रहा है इनका। पांचवा और अंतिम मानदंड है इनका कृषि प्रदेशों के विभाजन का, डी विटलेसी का। तो वो है कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं। यानी कहाँ पर मशीन्स वगैरह का ज़्यादा यूज हो रहा है, प्रयुक्त यंत्रों, यानी कृषि उत्पादन में कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तथा आवास संबंधी जितनी भी दशाएं, उनके हिसाब से इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया है। ठीक है। तो एक बार पुनः इस सब चीज़ों का जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, उन सब चीज़ों का फिर से एक रिवाइज कर ले रहे हैं थोड़ा सा थॉरोली। तो हम डी विटलेसी का जो कृषि प्रदेश है, डी विटलेसी ने पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर रीजन्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। ये इन्होंने सर्वप्रथम 1936 में दिया था क्लासिफिकेशन। ठीक है। 1936 में दिया था। 1936 में देने का इनका क्राइटेरिया था, इनके 5 क्राइटेरिया थे, 5 मानदंड थे, जिसके आधार पर इन्होंने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांट दिया है। ठीक है। तो वो कौन कौन से मानदंड थे? इनका पहला मानदंड था कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध। दूसरा था कृषि उत्पादन की विधियाँ। तीसरा था कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा था कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप।
ठीक है। तो ये 4 मानदंड, इसके साथ साथ पांचवा इनका मानदंड था कि कृषि में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्रों, उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन 5 बेसिस पे इन्होंने 1936 में पूरे विश्व के पूरे विश्व को 13 एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया है। कितने रीजन में? 13 एग्रीकल्चर रीजन में, 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। अब वो कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं वो हम स्टडी। तो ये आपके 13 कृषि प्रदेश हैं, यानी बिटलैसी ने 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व को डिवाइड किया। पहला है कि इनका चलवासी पशुचारण प्रदेश। चलवासी का अर्थ होता है कि ये समय के साथ साथ, जैसे इनका एक्चुअली ये पशुचारण प्रदेश है, यहाँ पर केवल पाश्चय यानी पशुओं को पाला जाता है और केवल चराने के लिए, ठीक है। यानी एक जगह ये सेटलमेंट नहीं होते, टेम्परेरी सेटलमेंट वाले लोग हैं, और धीरे धीरे समय के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इनको इंग्लिश में नोमैडिक हर्डिंग रीजन्स बोला जाता है। सेकंड है इनका व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, लाइव स्टॉक रैंचिंग रीजन, ठीक है। यहाँ पर व्यापारिक रूप से एक जगह रुक के परमानेंट शेल्टर बना के पशुओं को पाला जा रहा है, ठीक है। यानी पशुपालन के दो हिस्से हो गए, एक हो गया चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा हो गया व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, ठीक है। यानी एक जगह टेम्परेरी सेटलमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रह रहे हैं, वो वाला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया व्यापारिक पशुपालन वाला, जहाँ एक जगह रुक के व्यापारिक तौर पर यानी व्यापार के लिए पशुओं को पाला जा रहा है। तीसरा होता है स्थानांतरी कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। यहाँ पर भी जैसे नोमैडिक हर्डिंग हो रही थी, उसी प्रकार से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, लेकिन यहाँ पशु नहीं पाले जाते। यहाँ पर कृषि जो एग्रीकल्चर भूमि है उसका चेंज करते हैं। यानी ये जितना भी झूमिंग कल्टीवेशन, ये सारी चीज़ें आप सुनी होंगी, तो उस टाइप की ये खेती है। यानी एक जगह पे इन्होंने कृषि की और वहाँ की ज़मीन जैसे ही अनफर्टाइल हो गई, इनफर्टाइल हो गई, वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ के उत्पादन क्षमता घट गया, तो वो दूसरी जगह मूव कर जाएंगे और फिर वहाँ कृषि करेंगे। फिर वहाँ की उत्पादन क्षमता घट जाएगी तो फिर तीसरी जगह मूव कर जाएंगे। इस तरीके से ये स्थानांतरण करते रहते हैं और कृषि प्रदेश, तो इन कृषि प्रदेशों को स्थानांतरी कृषि प्रदेश कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन कहा जाता है। चौथा प्रकार का रीजन है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, यानी रेडिमेंटल सीडेंट्री टिलेज रीजन, ठीक है। पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, यानी एक ऐसे रीजन जहाँ पर चावल प्रधान है, यानी मेनली जो क्रॉप उगाई जाती है वो चावल उगाई जाती है। चावल के साथ साथ और भी फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन मेनली चावल उगाया जाता है, ठीक है। और ये निर्वाह, केवल निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, ना कि व्यापारिक फॉर्म बेचने वगैरह के लिए, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए जो चावल प्रधान कृषि प्रदेश से हैं, ठीक है, इनको इंटेंसिव सब्सटेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंट रीजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपका छठा है इनका, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। यानी ये वो रीजन है जहाँ पर निर्वाह, जीवन जीने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चावल डोमिनेट नहीं है, राइस डोमिनेट नहीं है। इंटेंसिव सब्सटेंस रीजन है, टिलेज रीजन है, लेकिन विदाउट पैडी राइस, ठीक है। सातवां इन्होंने कृषि प्रदेश बताया है कि व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश, यानी कॉमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन। यानी व्यापारिक तौर पर हम बागानी करेंगे, बागानी वाले जितने भी रीजन हैं व्यापारिक तौर पर, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, जैसे रबर प्लांटेशन हुआ, टी प्लांटेशन हुआ, कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ, ये सारी चीज़ों के जो रीजन्स हैं उनको हम इस रीजन में डिवाइड करेंगे, व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ये मेडिटेरियन सी के आसपास के रीजन्स में इस टाइप की खेती की जाती है। मेनली यहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, जिनसे शराब प्रोडक्शन वगैरह होता है, ठीक है। वाइन प्रोडक्शन ये वाले रीजन है ये। तो ये मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन हो गया। नौवां कृषि प्रदेश है डी बिटलैसी का व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, यानी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। यहाँ पर जो ग्रेन फार्मिंग की जा रही है, अनाज उत्पादन किया जा रहा है इन प्रदेशों में, लेकिन ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, व्यापारिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। यानी ये वो कृषि प्रदेश हैं जिनमें व्यापारिक तौर पे फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है, साथ साथ पशुओं का भी उत्पादन किया जा रहा है, वो भी व्यापारिक तौर पर। यानी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, साथ साथ कॉमर्शियल आपकी जो भी लाइव स्टॉक फार्मिंग भी होती है। नेक्स्ट होता है 11वां रीजन, निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। ये सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। यानी ये केवल जीवन जीने के लिए यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, साथ साथ में जीवन जीने के लिए ही लाइव स्टॉक यानी आपके पशुपालन किया जाता है, ठीक है। यानी फसल और पशु दोनों को ही जीवन जीने के लिए यानी निर्वाह करने के लिए उगाया जाता है। नेक्स्ट है 12वां, व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, यानी कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन।
ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर केवल पशुपालन किया जाता है, वो भी कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। यहाँ जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पशुपालन किया जाता है, तो उस रीजन को हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश कहेंगे, यानी कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन हुए हैं। और ये 13वां और इनका अंतिम क्लासिफिकेशन रहा है विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। ये विशेष प्रकार के बागानी प्रदेश होते हैं। तो ये 13 प्रदेशों में डी विटलेसी ने संसार के सभी रीजन्स को, सभी एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया है। चलिए इन सब रीजन्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला इनका रीजन है चलवासी पशुचारण प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार मेनली अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के ऐसे क्षेत्रों पर होता है जहाँ वर्षा कम होती है, यानी ये मेनली क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेशों में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शीत के कारण फसलों का उत्पादन भी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल पशुपालन किया जाता है, वो भी नोमैडिक हर्डिंग, यानी चलवासी है, ठीक है। एक जगह से ये मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे। इन लोगों को घुमकड्डी या खाना बदोश कहा जाता है। और इस पशुपालन को, इस टाइप के प्रदेशों को खाना बदोश पशुपालन भी कहा जाता है, यानी इस पशुपालन करने की जो प्रक्रिया है इसे घुमकड्डी या खाना बदोश पशुपालन भी कहा जाता है। यह पद्धति वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पर फसल उत्पादन हेतु प्राकृतिक दशाएं अनुकूल नहीं है, यहाँ पर, यानी यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। किंतु ऐसे क्षेत्रों में पशुओं के लिए घास अथवा चारा मिल जाता है। ये लोग पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते रहते हैं, पानी की खोज में और चारे की खोज में, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका प्रदेश है चलवासी पशुचारण प्रदेश, और ये मेनली अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में होता है। मैं इनको मैप पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आप ये इस कलर में, यानी पिंक कलर में जो देख पा रहे हैं, ये इस टाइप का जो रीजन है, ये आपका चलवासी पशुचारण प्रदेश है, यानी आपका जो ये सहारा वाला मरुस्थल और ये ईस्ट अफ्रीका, इसके साथ साथ मध्य एशिया, तो ये सारा जो अरब का मरुस्थल, इन सब रीजन पे आपको पशुचारण प्रदेश देखने को मिलेगा, खाना बदोश पशुचारण प्रदेश, ठीक है। ये बिटलेसी का पहला क्लासिफिकेशन रीजन था, यानी पहला रीजन तक एग्रीकल्चर रीजन था। इन्हीं चलवासी पशुचारण प्रदेश की कुछ खासियत देखें तो ये पशुओं के साथ अपना तंबू या निवास गृह भी लेकर चलते हैं, क्योंकि इनका जो सेटलमेंट होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, टेम्परेरी सेटलमेंट होता है। ये मेनली कबीले की फॉर्म में होते हैं, या कजाक, किर्गिज, लॉप, मंगोल, ये सारी जनजातियाँ आपकी इसी प्रकार का पशुचारण करती हैं, ठीक है। चलवासी पशुचारण पद्धति में पश्चिम में अफ्रीका तथा मध्य एशियाई देश तिब्बत भी आता है, और मंगोलिया के क्षेत्र शामिल होते हैं। अमेरिकी देशों तथा ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ हिस्सों पर जहाँ मरुस्थल हैं वहाँ पर इस टाइप का कृषि देखने को मिलती है। सेकंड एग्रीकल्चर रीजन या सेकंड कृषि प्रदेश है आपका व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। व्यापारिक पशुपालन का श्रेय यूरोपीय प्रवासियों को जाता है, यानी ये वो लोग थे जिन्होंने पहले यूरोप में निवास करते थे, बाद में ये आके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में बस गए, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने व्यापारिक पशुपालन करना स्टार्ट किया। यानी ये प्रदेश जो रहेंगे वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दिखेंगे, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में ये व्यापारिक पशुपालन प्रदेश पाए जाते हैं। निजी चारागाहों को घेरा गया है, यानी इन प्रदेशों में निजी चारागाहों को घेर लिया जाता है और जिन्हें रैंच कहा जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से व्यापारिक पशुपालन प्रदेशों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले भाग होते हैं समशीतोष्ण घास के प्रदेश, और दूसरे होते हैं विस्तृत उष्ण सवाना प्रदेश, यानी कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स होंगे और साथ में कुछ होंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। उन प्रदेशों पे व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपके उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश, यानी उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा के आसपास का रीजन जो है वहाँ पर प्रेरी रीजन है, ठीक है। तो प्रेरी का ग्रासलैंड समशीतोष्ण ग्रासलैंड है। इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, और यूरेशिया में स्टेपीज, यहाँ पर व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। और यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है वो मेनली दुग्ध उत्पादन किया जाता है और ऊन व मांस के लिए किया जाता है। जो भी पशु पाले जाते हैं वो दुग्ध, ऊन और मांस के लिए किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं अफ्रीका के सवाना क्षेत्रों में, ठीक है, यानी ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पर भी मवेशी पालन अधिक होता है। यहाँ लंबी व कड़ी घास उगती है जो शुष्क मौसम गर्मी के कारण सूख जाती है। घास के मैदानों में जंगली जानवरों से पशुओं की सुरक्षा को कोई प्रबंध नहीं है। पशुओं की अच्छी नस्लें भी नहीं यहाँ पर, यानी यहाँ पर पशुओं की असली नस्लें भी नहीं होती हैं, और पशुपालन मांस एवं दूध के लिए किया जाता है। यदि हम व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के रीजन को देखें तो वो इस तरीके से आपको ग्रीन पैचेस जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर आपका यानी उत्तरी अमेरिका का रीजन, इसके साथ साथ पंपास वगैरह ये सारे रीजन, आपका साउथ अमेरिका में, आपका साउथ अफ्रीका में डाउन्स का रीजन, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का बेल्ट्स
और न्यूजीलैंड का रीजन, यहाँ पर आपके व्यापारिक पशुपालन के प्रदेश हैं। ठीक है। तीसरे टाइप के आपके स्थानांतरी कृषि प्रदेश होते हैं। यह कृषि उष्ण प्रदेशों में वर्षा वाले वनों एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित है। यानी इस टाइप की जो कृषि होगी वो जो ट्रॉपिकल वर्षा वाले वन हैं वहाँ पर हो सकता है। यानी अमेजन वगैरह, इन अमेजन, कॉन्गो, ये सारे जो विश्वतरेखी प्रदेशों के जो वन हैं वहाँ पे हो सकती है इस टाइप की खेती। इसके साथ साथ अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस टाइप की कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्वी द्वीप समूह के ऊंचे भाग शामिल हैं। इस पद्धति को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका तथा अफ्रीका में से मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया एवं हिंद एशिया में से लदांग, फिलीपींस में इसे कैंजीन, सूडान में गास, श्रीलंका में चेना तथा भारत में झूमिंग आदि नामों से इसके स्थानांतरित कृषि प्रदेश को जाना जाता है। जहाँ वर्ष पर्यंत अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान पाया जाता है वहाँ पर इस टाइप की कृषि की जाती है। ऐसे भागों में गहनतम जंगल पाए जाते हैं। पहले हाथ से बने औजारों से या अथवा आग से जंगलों को जलाकर साफ कर दिया जाता है। यानी कृषि करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अपने हंसियों वगैरह से पहले वनों को काटते हैं या फिर आग लगाकर वनों को जला देते हैं। फिर उसमें कृषि मानवीय श्रम पर आधारित होती है। फिर उसमें उस राख पर, जो जंगल जलाया गया है उस राख पर कृषि की जाती है। 2-4 साल तक उस पर पैदावार ठीक ठाक होती है। ठीक है। और उस पर केवल कृषि मानवीय श्रम पर आधारित होती है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मैकेनाइज्ड फॉर्म में, यानी किसी भी मशीनरी वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता एग्रीकल्चर करने के लिए। टोटली ये जो ह्यूमन होते हैं उनकी लेबर पे आधारित ये कृषि है। ठीक है। तो 2-4 साल तक यहाँ पर उपज होती है, लेकिन धीरे धीरे राख जो जमीन, जो कृषि को जंगलों को जलाकर जो पैदावार जो बड़ी थी ज़मीन की वो घट जाती है, यानी उनकी उत्पादक क्षमता घट जाती है सॉइल की। वैसे ही ये लोग उस जगह से फिर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह पे फिर वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं, जंगलों को काटते हैं, उनको आग लगा देते हैं और उनकी राख में जो उनकी एसिड्स वगैरह है उससे थोड़ी बहुत मिट्टी की उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है और वहाँ पर फिर से कृषि करते हैं। फिर 2-3 साल, 4-5 साल तक कृषि में पैदावार होती है और फिर से नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। तो ये है आपकी स्थानांतरित कृषि प्रदेश, जिसको अमेरिका तथा यानी मैक्सिको वगैरह के रीजन में से मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया वगैरह में लदांग, फिलीपींस में कैंगीन, सूडान में गाज, श्रीलंका में चेना और इंडिया में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर इसे झूमिंग कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, आपके आंध्र प्रदेश वगैरह के रीजन में पोंडू वगैरह कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका स्थानांतरित कृषि प्रदेश हुआ। यहाँ की एक दो करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि यहाँ पर खाद्य एवं कृषि में प्रयोग होने वाले पशुओं का अभाव रहता है। ठीक है। यहाँ पर ये लोग पशु नहीं पालते। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है इंडिया का, तो वहाँ पर पशुपालन नहीं किया जाता। चाहे यहाँ पर जो पशुपालन के लिए बहुत ही सुटेबल, ये इनकी जो बिहेवियर होता है वो पशुपालन, पशुओं से जितना भी उत्पादन होता है दूध वगैरह का, तो उसको ये यूज नहीं करते हैं। ठीक है। वो उसको अपवित्र मानते हैं, इस वजह से ये लोग पशुपालन भी नहीं करते। ठीक है। केवल शिकार वगैरह करते रहते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है कृषि में जो पशुओं का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल ये शक्ति, जो शारीरिक शक्ति होती है लोगों की, उसी पर यहाँ की कृषि निर्भर होती है। यहाँ पर जो आप येलो कलर में देख पा रहे हैं, तो ये आपका इस इन रीजन्स में इस टाइप की खेती की जाती है, यानी स्थानांतरित कृषि प्रदेश का रीजन है ये। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम आपका चौथा कृषि प्रदेश। बिटलैसी का चौथा जो कृषि प्रदेश है वो है आपका प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश। इन प्रदेशों में प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व अधिक अनुकूल हैं। यहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि परंपरागत स्थायी कृषि प्रदेश में परिवर्तित हो रही है। यानी जो स्थानांतरण कृषि प्रदेश थे, अगर उन्हें अनुकूल यानी कृषि करने की अनुकूल दशाएं मिल जाएं तो वो चेंज हो जाते हैं प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश में। ठीक है। इस टाइप के प्रदेश मेनली अमेरिका के पठारी एवं पहाड़ी भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ भागों, एंडीज पर्वतमाला के उष्णकटिबंधीय भागों, घाना, नाइजीरिया, केन्या, पूर्वी अफ्रीका, इन सब के पठारी भागों तथा पूर्वी द्वीप समूह के द्वीपी भागों, थाईलैंड, कंबोडिया आदि में पाई जाती है। ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होगा वो यहाँ इन रीजन्स में होगा। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो पठारी प्रदेश हैं यहाँ पर रबड़, कोको, कहवा, खजूर आदि फसलों की बागाती कृषि भी की जाती है कहीं कहीं पे। ठीक है। तो यहाँ पर गर्म मसाले व अन्न आदि का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं ये रीजन्स आपके प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश हैं। ठीक है।
नेक्स्ट मूव करते हैं कृषि प्रदेश पाँचवें। तो बिटलैसी के अनुसार पाँचवा कृषि प्रदेश है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। ये कृषि प्रदेश मेनली 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। यहाँ पर है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ये प्रदेश आते हैं, यानी जो मुख्यतः यहाँ पर मानसूनी जलवायु होती है। इस कृषि पद्धति को साहवाहा भी कहा जाता है। ठीक है। विश्व के 90% चावल का उत्पादन केवल एशिया के कुछ देश करते हैं। जैसे 30% चावल विश्व का लगभग चीन ही उगा देता है। इसके साथ सेकंड नंबर पे आपका भारत आता है लगभग 22% चावल उत्पादन के साथ, 10% पाकिस्तान। ठीक है। इसी प्रकार से 8% जापान, 8% वियतनाम। इस टाइप से ये प्रदेश हैं। लगभग 90% चावल का उत्पादन इन्हीं 10 देशों से हो जाता है एशिया के। ठीक है। धान की कृषि डेल्टाई भागों, बाढ़ के मैदानों, सीढ़ी नुमा निचले भागों में की जाती है। यानी जो भी पैडी कल्टीवेशन होगा, चावल उत्पादन होगा, वो मेनली डेल्टाई भागों यानी जहाँ पर नदियाँ अपना पानी समुद्र में छोड़ती हैं वहाँ उपजाऊ मिट्टी में होती है। यह बाढ़ के मैदान है। ठीक है। इसी के साथ साथ सीढ़ी नुमा, जो भी पर्वतों की जो सीढ़ी नुमा ढाल हैं, या निचले भागों में की जाएगी जहाँ पर पानी रुक सके। ठीक है। लाओस में संपूर्ण कृषि भूमि की लगभग 95%, थाईलैंड में 66%, म्यांमार में 50%, जापान में 40%, तथा भारत और चीन में लगभग 25-25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। ठीक है। यानी लाओस में लगभग जितना उस कृषि क्षेत्र है उसमें लगभग 95% पे केवल चावल ही उगाया जाता है। अधिक जनसंख्या के कारण अधिकांश चावल घरेलू मांग की ही पूर्ति कर पाता है, किंतु म्यांमार, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, कंबोडिया यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ के जो देश हैं वो चावल का निर्यात भी करते हैं। ठीक है। क्योंकि चावल उत्पादन विश्व में ज़्यादा भी होता है लेकिन खाया भी अधिक जाता है, तो इस वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम किया जाता है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ के देश एक्सपोर्ट करते हैं। एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, इरावदी नदी, मेनाम, मीकोंग, शिकियांग, यांगसियांग, इन सब के निचले मैदानी व डेल्टाई भाग में इनकी जो फसल की जाती है वो मुख्यतः चावल ही की जाता है। ठीक है। तो ये सभी चावल का रीजन था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वाले रीजन में ये मुख्यतः आपका चावल प्रधान कृषि प्रदेश रीजन है। ठीक है। तो ये आपका मैप का रीजन था। नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स्थ एग्रीकल्चर रीजन पे। नेक्स्ट है आपका चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों की कृषि अधिक होती है। यानी यहाँ चावल कम मात्रा में होता है और भी फसलें उनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। मानसून प्रदेशों में चावल के सघन क्षेत्रों को छोड़कर शेष भागों में यहाँ भौगोलिक दशाएं अनुकूल होती हैं। यानी जो मानसून प्रदेश यानी मानसूनी जो जलवायु के प्रदेश हैं वहाँ पर कुछ रीजन्स में चावल प्रधान होता है, तथा कुछ रीजन्स में चावल उतना नहीं उगाया जाता। उसके अलावा बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर गेहूँ उगाया जाएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, सोयाबीन, कपास, यानी इन सब का रीजन डोमिनेट करेगा। यहाँ पर चावल उतना अधिक मात्रा में नहीं उगाया जाएगा। तो मानसूनी एशिया में, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया में, विश्व का 61% मूंगफली, 41% सोयाबीन। ये डाटा थोड़ा पुराना है, आप कुछ परसेंट्स चेंज आ गए होंगे। ठीक है। लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं। 19% गेहूँ, 57% ज्वार बाजरा तथा सोरगम उत्पादन किया जाता है। चावल विहीन सघन निर्वाह कृषि पद्धति को जलवायु के आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ग्रीष्म या वर्षाकालीन फसलों के हिसाब से। सेकंड होता है शीतकालीन या शुष्क मौसमी फसलें। तीसरा होता है अत्यधिक शीत तथा अत्यधिक शुष्क मौसमी फसलें। इस कृषि पद्धति वाले भाग में जनसंख्या अधिक निवास करती है। वर्ष भर में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा काल में मक्का, यानी वर्षाकालीन फसलें होंगी उसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, चावल ये भी उगाए जाएंगे। तथा शीतकाल में शुष्क मौसमी फसलें जैसे गेहूँ उगाया जाएगा। यानी जो सेकंड है आपका शीतकालीन मौसमी फसलें, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, ठीक है, जिन्हें रबी फसल कहा जाता है, वो उगाई जाती हैं। तथा अत्यधिक शीत या शुष्क मौसम में भी शीतकालीन फसलें उगाई जाती हैं। जैसे भारत का पंजाब तथा ऊपरी गंगा का मैदान गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। ठीक है। इसी प्रकार से मानसूनी जलवायु वाले एशियाई देशों में जौ भी एक महत्वपूर्ण फसल है। तो ये सारी फसल यानी चावल विहीन निर्वाह कृषि प्रदेश में ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। अगर हम मैप की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा इसका मैप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो येलो कलर में जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेवेंथ एग्रीकल्चर रीजन।
यदि हम ये आपका सातवां एग्रीकल्चर रीजन है वो है व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश। यदि हम इस व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश की बात करें तो ये मेनली पश्चिमी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह तथा दक्षिण अफ्रीका व अफ्रीका में विस्तृत है। ठीक है। इसका प्रादुर्भाव अमेरिका में ब्रिटिश जनजातियों के साथ हुआ। यानी अमेरिका वाले रीजन में जब यूरोप की जनजातियां पहुंची तो उन्होंने इस टाइप की कृषि को प्रयोग में लाना शुरू किया। इस कृषि पद्धति के विकास में यूरोप तथा अमेरिका पूंजी निवेश करता है। इसमें मेनली चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले, रबड़ तथा कोको आदि का उत्पादन किया जाता है। इस पद्धति यानी ये जो पद्धति है ये व्यावसायिक कृषि पद्धति है जिसमें मानवीय श्रम की प्रधानता होती है। ये आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी जो व्यावसायिक कृषि पद्धति है, जो व्यापारिक बागवानी है, इसमें लेबर बहुत चाहिए होगी। ठीक है। जो ह्यूमन लेबर है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है व्यापारिक बागवानी प्रदेशों में। इसमें मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। ये अधिकांशतः क्षेत्र जो हैं यानी इस टाइप की कृषि प्रदेश हैं वो मेनली सागर तटवर्ती भागों में स्थित हैं। विश्व में बागायती कृषि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है। जैसे असम में यहाँ चाय की जाती है, मलाया में रबड़ तथा ब्राज़ील में कहवा, ये इस विशेष प्रकार की यहाँ पर खेती की जाती है। इस पद्धति में रबड़, गन्ना, चाय, कहवा, नारियल ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। अब इनके कुछ विशेष यानी जो एग्रीकल्चर रीजन है इस टाइप का, उसके कुछ विशेष रीजन हैं जहाँ पर विशेष प्रकार की प्लांटेशन उगाई जाती है। जैसे रबड़ का जो क्षेत्र है वो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया का रीजन है। ठीक है। मलेशिया, इंडोनेशिया रबड़ उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। वैसे ही क्यूबा और पेरू, क्यूबा, पेरू, ब्राज़ील, ठीक है, क्यूबा, पेरू, वेनेजुला, ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका एवं मेडागास्कर, ये सभी रीजन में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से हम चाय की बात करें तो श्रीलंका और भारत में असम एवं नीलगिरी की पहाड़ियों पर तथा चीन की पहाड़ियों पर चाय का उत्पादन होता है मुख्य रूप से। अगर हम कहवा की बात करें तो ब्राज़ील, कोलंबिया और दक्षिणी भारत में कहवा का उत्पादन किया जाता है। मसाले के लिए दक्षिणी भारत और फिलीपींस फेमस है। कोको ब्राज़ील, पश्चिमी अफ्रीका में होता है, उगता है। इसी प्रकार से नारियल दक्षिणी भारत, फिलीपींस में उगाया जाता है। केले का उत्पादन मध्य अफ्रीका, भारत तथा पश्चिमी द्वीप समूह में होता है। तो ये विशेष प्रकार के रीजन्स थे इस टाइप की कृषि में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये पिंक कलर में ये दिखाई दे रहे हैं पैचेस, ये सभी पैचेस में आपके इस टाइप की कृषि की जाती है, व्यापारिक बागवानी कृषि। ठीक है। नेक्स्ट कृषि प्रदेश है आपका भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। यह प्रदेश भूमध्य सागर तट के निकट स्थित देशों में, जिसमें दक्षिणी एवं मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी किनारा तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग प्रदेश प्रमुख हैं। अब यहाँ पर आपके एक दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी कि भूमध्य सागर का क्षेत्र मेनली अफ्रीका और आपका यूरोप के बीच का रीजन है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की भी बात की जा रही है, कैलिफोर्निया की बात की जा रही है जो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। तो ये क्यों आ रहे हैं भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में? तो ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम कैलिफोर्निया और जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिमी किनारा है उसको भी हम इस टाइप के कृषि प्रदेशों में ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ का जो कुछ फेमस आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं आपकी शीतकालीन वर्षा। यानी यहाँ पर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होगी। ठीक है। विंटर रेनफॉल होता है। तथा आर्द्र रहित ग्रीष्म काल, यानी यहाँ पर जो समर होता है, जो गर्मियाँ पड़ती हैं वहाँ पर आर्द्रता रहती है, यानी उस टाइम पे बारिश नहीं रहती, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम रह जाती है गर्मियों में, जबकि जो बारिश होगी वो आपकी शीतकालीन होगी। परिस्थितियों में दीर्घ शुष्क दिनों के लिए कृत्रिम सिंचाई व्यवस्थाओं का विस्तार किया गया है। नई पद्धतियों का प्रचलन विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ समतल उर्वरक मैदानों में गेहूँ, मक्का के साथ फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। यानी जो इस प्लेन रीजन्स हैं, एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, वहाँ पे गेहूँ, मक्का और फलों का उत्पादन किया जाता है। जहाँ उच्च पर्वतीय भूभाग हैं और समुद्र तटीय मैदान है, जहाँ पर कोस्टल रीजन्स हैं, या फिर यहाँ हाईलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, पर्वतीय भूभाग हैं, या संकीर्ण घाटियाँ हैं, लघु मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ वर्षा फलोत्पादन प्रधान कृषि प्रदेश, यानी वहाँ वर्ष भर फलोत्पादन किया जाता है। ठीक है। जहाँ पर प्लेन रीजन्स थे, ठीक है, इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स में था, वहाँ पे तो गेहूँ, मक्का और आपके फल उत्पादन होता है। जबकि जहाँ पर माउंटेनियस पर्वतीय रीजन है, समुद्र तटीय मैदान है, संकीर्ण घाटियाँ हैं, उन सभी रीजन्स में आपका पूरे वर्ष भर सालों साल आपकी फलोत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में जलवायु एवं धरातल फसलों उत्पादन एवं पशुपालन की विविधता के निर्धारक हैं। सामान्यतः भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन निर्वाही एवं व्यापारिक दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ पर
कृषक की कुशलता एवं श्रम एवं उद्यम प्रोत्साहन द्वारा यदि हम भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स की बात करें और वहाँ पर विशेष प्रकार की कृषि को देखें, तो मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में वर्षा बहुत कम होती है, जिस वजह से वहाँ पर गेहूँ, जौ और जैतून की खेती होती है। इसी तरीके से सैन जैक्विन में कम वर्षा के कारण गोंद, सब्जी तथा कपास उगाया जाता है। यूनान में अंगूर तथा गोंद उगाया जाता है। स्पेन में संतरा, जैतून तथा अंगूर। दक्षिणी कैलिफोर्निया में संतरा तथा शीतकालीन सब्जियां मुख्यतः उगाई जाती हैं। तो ये था आपका भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। तो ये इस मैप में जो आप येलो कलर में देख पा रहे हैं, ये सभी रीजन्स आपके भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के रीजन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 में आपके एग्रीकल्चर रीजन की तरफ। 9वां है आपका व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। तकनीकी विकास के फलस्वरूप इस पद्धति का प्रचलन हुआ है। इस प्रकार की कृषि आपके मध्य अक्षांशीय घास के विस्तृत शुष्क एवं आर्द्र प्रदेशों के मैदानों में की जाती है। यह कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के स्टेपीज के अधसूखे भागों में की जाती है। ठीक है, इस कृषि पद्धति की ये विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का पर डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स तथा रूस के स्टेपी के अधसू के भागों में इस टाइप की कृषि की जाएगी। यहाँ पर कुछ विशेष करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं इस टाइप की खेती के। वो हैं कि यहाँ पर विस्तृत भूभाग में कृषि होती है, बहुत बड़े रीजन्स पे आपकी एक साथ एग्रीकल्चर की जाएगा, बहुत बड़े बड़े फार्म्स पे खेती की जाती है। कृषि करने में मशीनीकरण का, यानी बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज किया जाता है। बड़े पैमाने पर फार्मों पर कृषि कार्य होता है। एक फसल का विशेषीकरण, यानी किसी एक फार्म पे एक ही फसल उगाई जाती है। और 5वां है अधिकतम पूंजी निवेश। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे का जरूर आवश्यकता रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इनके कुछ टेक्निकली फीचर्स थे। गेहूँ इस कृषि पद्धति की प्रधान विशेषीकृत फसल है। मेनली गेहूँ उगाया जाता है इस टाइप की कृषि में। गेहूं की उत्पादक तकनीक धान की उत्पादक तकनीक से थोड़ी भिन्न होती है। धान का उत्पादन सघनतम जनसंख्या वाले भागों में होता है, जहां न्यूनतम भूमि एवं सस्ता श्रम है। यानी धान वहीं मेनली उगाया जाता है जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा हो। और दूसरा, धान मेनली वहाँ उगाया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक हो। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर भूमि सस्ती हो एवं श्रम भी सस्ता हो। ठीक है, यानी भूमि अगर आपके पास कम है और लेबर आपकी चीप है, तो वहाँ पर आप धान उगा सकते हो। ठीक है, यानी धान उगाने में कम खर्चा आएगा, धान अच्छा बेनिफिट करेगा। जबकि जहाँ पर आपके पास भूमि बहुत ज़्यादा है और आपकी लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो फिर आप गेहूँ उगाइए। ठीक है, तो वो गेहूँ के लिए उपयुक्त ज़मीन बन जाती है। तो यहाँ पर आप जो ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, आपकी व्यापारिक अनाज कृषि यानी व्यापारिक कृषि अनाज प्रदेश है। ठीक है, व्यापारिक कृषि अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश के बाद आपका 10वां कृषि प्रदेश है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। इस पद्धति में फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों ही साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसे मिश्रित कृषि पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का प्रादुर्भाव यूरोप में महाद्वीप में हुआ, यानी मेनली यूरोप से विकसित हुआ ये चीज़। यह कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरेशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरेशिया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य के इंडियाना, ओहियो, इयोबो, नेब्रिका, ये बहुत सारे जो प्रदेश हैं, इन यहाँ पर कृषि की जाती है इस टाइप की। यहाँ पर पशुपालन के लिए मक्का की फसल उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित कृषि प्रदेश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश मेनली संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरेशिया में किया जाता है। यहाँ फसलों उत्पादन तथा पशुपालन का सहचर देखने को मिलता है। पशुओं को खिलाने के लिए फसलों उत्पादन किया जाता है और संयुक्त राज्य में मक्का तथा गेहूं का मिश्रित उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी व्यापारिक अनाज कृषि उत्पादक क्षेत्र की तरह ही यहाँ पर जो फार्मों का आकार है यहाँ पर भी बड़ा होता है। इनके साथ साथ यहाँ की जो फसल चक्रण पद्धति होती है वो यहाँ की एक विशेषता है। ठीक है, यानी यहाँ फसलें चक्र की फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में बदलती रहती हैं। ठीक है, अधिक पूंजी निवेश यहाँ की आवश्यकता है। ठीक है, यानी व्यापारिक फसल उत्पादन और पशुपालन के लिए आपको अधिक पूंजी की जो आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें थी, इनकी करेक्टरिस्टिक थी इस टाइप की आपके एग्रीकल्चर रीजन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 11वां एग्रीकल्चर रीजन निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। नेक्स्ट आपका रीजन है 11वां रीजन है निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश।
इस कृषि व्यवस्था का प्रादुर्भाव उत्तरी यूरोप में हुआ था। इस प्रकार की कृषि टर्की, उत्तरी ईरान, मध्यवर्ती एशिया तथा उत्तरी साइबेरिया में अपनाई जाती है। यहाँ पे फसल और पशुपालन दोनों ही निर्वाह करने के लिए केवल किया जाता है। यहाँ की भौगोलिक दशाएं कृषि कार्य हेतु अनुकूल नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर केवल निर्वाह जीवन जीने के लिए फसल एवं पशु उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि चूंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सुटेबल नहीं है, तो यहाँ जो उत्पादन है वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए विक्रय करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। अति शीत तथा अति शुष्कता के कारण यहाँ वर्ष भर में एक ही फसल पैदा होती है, जिसके कारण पशुपालन आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर केवल आप कृषि पे जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, इसके साथ साथ आपको पशुपालन भी करना पड़ता है। तो ये आपका क्षेत्र था निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। तो हम 10वां और 11वां दोनों को ही मैप पे दिखाते हैं। तो इस डायग्राम में जो आप ये ब्लू कलर का पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड फार्मिंग है, यानी व्यापारिक फसल उत्पादन तथा पशुपालन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये आपकी निर्वाह करने के लिए, निर्वाह जीवन के लिए, केवल निर्वाह करने के लिए पशुपालन और कृषि की जा रही है, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों रीजन में। नेक्स्ट चलते हैं आपका 12वां रीजन। 12वां है आपका व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। ये दुग्ध पशुपालन कृषि सर्वाधिक विकसित कृषि है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य दूध, दुग्ध एवं दुग्ध से उत्पन्न जितने भी पदार्थ हैं उनका व्यापारिक उत्पादन करना है, ठीक है। ये कृषि व्यवस्था में अन्य कृषि व्यवस्थाओं की अपेक्षा इसमें पूंजी, कृषि उपकरण तथा आधुनिकतम मशीनों का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। यह व्यवस्था मेनली नगरों के निकटस्थ भागों में अधिक विकसित होती है। यानी यह जो इस टाइप के जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश होते हैं, ये मेनली जहाँ पर मार्केट होगा, जहाँ पर सिटीज़ होंगे, उनके आसपास के रीजन्स में इस टाइप की कृषि की जाएगी, एग्रीकल्चर किया जाएगा, ताकि ट्रांस और यहाँ पर एक दूसरा क्राइटेरिया होगा इसका कि बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होगा, तो वहाँ पर इस टाइप की कृषि की जाएगी, ताकि दुग्ध से बने हुए प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द जो खराब हो जाते हैं वो बचे रहें, सेफ रहें। किंतु व्यापारिक दृष्टि से समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में भी यह व्यवस्था अधिक विकसित हुई है, जैसे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी मध्य भाग, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी रूस, न्यूजीलैंड तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी अर्जेंटीना, मध्य चिली तथा पूर्वी अफ्रीकी राज्य एवं जापान को भी गौड़ दुग्ध पशुपालन प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। दुग्ध से निर्मित पदार्थों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, जैसे मक्खन, पनीर के लिए डेनमार्क, ठीक है, यानी मक्खन और पनीर के लिए डेनमार्क प्रसिद्ध है, ठीक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पाउडर दूध के लिए फेमस है, ठीक है। एंड मक्खन, पनीर इनके लिए डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड ये जाने जाते हैं, जबकि आपके जो पाउडर फॉर्म में जो मिल्क होता है उसके लिए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जाना जाता है, और जो भी आपके रॉ बे प्रोटीन वगैरह होता है इसके लिए भी यूएसए ही जाना जाता है। 13वां और अंतिम कृषि प्रदेश है विशिष्टीकृत बागाती कृषि। इस कृषि में फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन विशिष्ट रूप से किया जाता है। इस प्रकार की कृषि विशेषकर उत्तर पश्चिमी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की सघनतम आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। भारत में भी यह व्यवस्था मिलती है। यातायात की सुविधाओं के साथ अधिक मांग वाले बड़े शहरों में सब्जियों की मांग के कारण इस पद्धति को अपनाया जाता है। अतः यातायात के समीप के केंद्रों के पास छोटे छोटे फार्म विकसित किए जाते हैं, जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका एक अलग नाम है जिसके कहा जाता है ट्रक फार्मिंग, ठीक है, यानी विशिष्टीकृत बागाती कृषि को अमेरिका में ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ये विशेष प्रकार के ट्रक्स में, यानी इनका जो आयात निर्यात होता है वो विशेष प्रकार के ट्रक्स में होता है, ठीक है, यानी यानी जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जिस एरिया से प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से मार्केट तक ले जाने के लिए विशेष प्रकार के ट्रकों का यूज किया जाता है। यूएसए में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम वगैरह उन सब में ट्रक में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो सब चीज़ लगी होती है, ताकि सब्जी वगैरह है वो जल्दी से जल्द खराब ना हो और लंबी दूरी तक सब्जी वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इसलिए इनको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग में ताज़ी साग सब्जी, फल फूल, इन सब चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह निर्यात किया जाता है। तो ये सभी थे बिटलेसी के क्लासिफिकेशन, यानी बिटलेसी ने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। ये 13 कृषि प्रदेश थे, ठीक है। 12वां और 13 कृषि प्रदेश का मैं मैप पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो ये आपके पिंक कलर से देख पा रहे हैं, ये आपके व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश के रीजन है, जबकि ये येलो पैचेस हैं, ये आपके बागाती कृषि है, ठीक है, विशेषीकृत बागाती कृषि प्रदेश है।
तो ये आपका बिटलैशी का क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें 1936 में ये क्लासिफिकेशन किया गया था, विश्व के 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।